बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मुराबिया एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग हमने स्टार्ट किया था। आज हम उसके बेसिक फ़ीचर्स को डिस्कस करेंगे कि मुराबा एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग के क्या बेसिक फ़ीचर हैं जिसकी बेस पे हम मुराबिया एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मुराबिया इज़ नॉट अ लोन गिवन ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, मुराबिया जिस तरह हम लोन लेते हैं, लोन लिया जाता है बैंक से और उस पर फिर इंटरेस्ट जिसे हम सूद कहते हैं पे किया जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि मुराबिया इज़ नॉट अ लोन। मुराबिया वो लोन नहीं है जिस पर इंटरेस्ट दिया जाए। इट इज़ अ सेल ऑफ द कमोडिटी। ये एक सेल है, पार्टिकुलर सेल ऑफ द कमोडिटी फॉर अ डिफर्ड प्राइस। ठीक है ना, फॉर डिफर प्राइस मीन कि आप उसकी कीमत जो है स्पॉट की बजाय फ्यूचर डेट में कर सकते हैं। विच इंक्लूड एग्रीड प्रॉफिट एड टू द कॉस्ट, जिसमें एग्रीड प्रॉफिट होता है जो कॉस्ट के साथ ऐड किया जाता है। एक्चुअल कॉस्ट होता है, ठीक है, और उस एक्चुअल कॉस्ट के साथ उसका लम सम प्रॉफिट, जिस तरह हमने कहा था कि लम सम प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट जो होता है वो ऐड किया जाए। ठीक है, तो वो पार्टिकुलर काइंड ऑफ सेल बन जाता है। ठीक है, तो मुराबिया हमारे पास पार्टिकुलर काइंड ऑफ द सेल ऑफ द कमोडिटी फॉर अ डिफर प्राइस विच इंक्लूड एग्रीड प्रॉफिट एड टू द कॉस्ट। ठीक है ना, ये किसी की बेसिक डिफिनीशन भी है। सेकंड फीचर क्या है? बीइंग अ सेल एंड नॉट अ लोन। सिर्फ सेल, अगर हम सेल की हैसियत से बात करें तो मुराबिया शुड फुलफिल ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर द वैलिड सेल, स्पेशली दोज एनुमरेटेड अर्ली इन द चैप्टर। हमने स्टार्ट में ही डिस्कस किया था कि वैलिड सेल के लिए क्या क्या फीचर है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या नेसेसरी कंडीशन होती हैं। ठीक है, वही नेसेसरी कंडीशन जो होगी मुराबिया के लिए भी फॉलो की जाएंगी। ठीक है, सेकेंड फीचर। थर्ड फीचर हमारे पास मुराबिया कैन नॉट बी यूज एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग एक्सेप्ट where the client need fund to actually purchase some commodity। ठीक है ना, ठीक है, तो मुराबिया हम तब तक इसको एज अ मोड ऑफ फाइनेंस यूज़ नहीं कर सकते जब तक जो क्लाइंट होता है नीड फंड टू एक्चुअली परचेज सम कमोडिटी, जिसको जब तक वो फंड हासिल करता हो और उसका मकसद किसी कमोडिटी को परचेज करना ना। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट फंड्स टू परचेज कॉटन एज अ रॉ मटेरियल फॉर हिज फैक्ट्री। ठीक है, अगर वो फंड हासिल करता है और फंड हासिल करने का मकसद कॉटन परचेज करना है और उस कॉटन को वो एज अ रॉ मटेरियल फैक्ट्री में यूज़ करेगा और फिर उससे प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, द बैंक कैन सेल हिम द कॉटन ऑन द बेस ऑफ मुराबिया। तो बैंक क्या करेगा? उस कॉटन को सेल कर सकता है ऑन द बेस ऑफ मुराबिया। बट वेयर द फंड आर रिक्वायर्ड फॉर सम अदर पर्पस, लेकिन साथ साथ वही फंड अगर रिक्वायर्ड हो दूसरे पर्पज़ के लिए, लाइक पेइंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑलरेडी परचेज बाय हिम, उसने पहले से कमोडिटी परचेज की, उसकी पेमेंट करना, और द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, अदर यूटिलिटी और पेइंग द सैलरीज ऑफ स्टाफ्स। ठीक है, मुराबिया कैन नॉट बी इफेक्टिव। तो उससे फिर मुराबिया इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज मुराबिया रिक्वायर अ रियल सेल ऑफ सम कमोडिटी। क्योंकि मुराबिया हम बात करते हैं पार्टिकुलर काइंड ऑफ द सेल ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अगर उसमें रियल कमोडिटी इन्वॉल्व होती है तो रियल सेल होगी। ठीक है, एंड नॉट मेडली एडवांस लोन। तो उसका मकसद ये नहीं होगा कि आप लोन हासिल कर रहे हो, ठीक है, और उस पर आप इंटरेस्ट देखो। उस फंड का हासिल करने का मकसद क्या होता है? उस फंड का हासिल करने का मकसद जो होता है वो कमोडिटी सेल करना है या कमोडिटी परचेज करना होता है। ठीक है, तो ये मुराबिया का थर्ड फीचर आ गया। फोर्थ फीचर हमारे पास फाइनेंसर मस्ट ओन द कमोडिटी बिफोर ही सेल टू हिज क्लाइंट। जो भी फाइनेंशियर होता है उस जो कमोडिटी वो सेल करता है वो उसकी ओनरशिप में होना चाहिए। ठीक है ना, जब तक बिफोर ही सेल्स टू हिज क्लाइंट, अगर वो किसी क्लाइंट को सेल करता है कोई कमोडिटी तो उसकी ओन में होना चाहिए, उसकी ओनरशिप में होना चाहिए। इसका फोर्थ फीचर। फिफ्थ फीचर में क्या है? द कमोडिटी मस्ट कम इनटू द पोजीशन ऑफ द फाइनेंसर। कमोडिटी स्टार्ट में हमने कमोडिटी वैलिड सेल में हमने कहा था कि जो भी कमोडिटी सेल की जाएगी वो उसकी पोजीशन में होगी, वो फिजिकल हो या कंस्ट्रक्टिव सेंस में हो। ठीक है, तो कमोडिटी मस्ट बी इन हिज रिस्क। ठीक है ना, दो फॉर अ शॉर्ट भी, अगर वो शॉर्ट पीरियड के लिए क्यों ना हो लेकिन उसके रिस्क में होना चाहिए। रिस्क का मतलब उसके पोजीशन में होना चाहिए, फिजिकली और कंस्ट्रक्टिव दोनों तरीके से हो। ठीक है, सिक्स हमारे पास है द बेस्ट वे ऑफ मुराबिया अकॉर्डिंग टू द शरिया इज दैट द फाइनेंसर हिमसेल्फ परचेज द कमोडिटी एंड कीप इट इन हिज ओन पोजीशन और परचेज द कमोडिटी थ्रू अ थर्ड पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम एज अ एजेंट बिफोर ही सेल टू द कस्टमर। ठीक है ना, कोई भी शख्स होता है जो किसी कमोडिटी को किसी कस्टमर पर सेल करता है तो बीइंग अ फाइनेंसर जो होगा अकॉर्डिंग टू शरिया क्या होगा, वो परचेज कमोडिटी जो होगा वो खुद परचेज करेगा। ठीक है ना, हिमसेल्फ परचेज और अपनी पोजीशन में भी रखेगा, या अगर वो कमोडिटी परचेज करता है किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए तो वो थर्ड पर्सन को एज अ एजेंट वो अपॉइंट करता है। ठीक है, तो वो भी क्या करेगा? शो करेगा। ठीक है ना,
सही है। तो जो भी कमोडिटी वो किसी कस्टमर पर सेल करता है तो उससे पहले कमोडिटी को पोजीशन होना, उसका परचेज होना, ये फाइनेंसर का काम होता है, तो वो खुद करे। तो ये एक बेस्ट वे होता है मुराबिया का, ठीक है। इसी को एक्सप्लेन करते हैं। हाउएवर इन एक्सेप्शनल केसेस वी आर डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द सप्लायर इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर सम रीज़न। ये कहते हैं कि जो आप डायरेक्ट सप्लायर से, जो सप्लायर होता है, जो कमोडिटी सप्लायर, उससे आप डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते, उसके कुछ रीज़न। इट इज़ अलाउड डेट द मेक द कस्टमर हिमसेल्फ इज एजेंट टू बाय द कमोडिटी ऑन हिज बिहाफ, ठीक है ना। तो ये अलाउ करते हैं कि आप अपने कस्टमर को कमोडिटी सेल कर सकते हैं और उसके लिए एक एजेंट भी मुकर्रर कर सकते हैं जो आपके लिए कमोडिटी, आपके बिहाफ पे कमोडिटी को परचेज करेगा और कस्टमर को सेल करेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारे पास है कि इन दिस केस द क्लाइंट फर्स्ट परचेज द कमोडिटी। क्लाइंट क्या करेगा, परचेज द कमोडिटी ऑन बिहाफ ऑफ हिज फाइनेंसर, ठीक है। फाइनेंसर के बिहाफ पे वो परचेज कमोडिटी परचेज करता है एंड टेक इज पोजीशन एज सच, और फिर उसके साथ वो अपने पोजीशन में लेता है, कब्जे में लेता है, ठीक है ना। देयर आफ्टर, उसके बाद क्या होगा, ही परचेज द कमोडिटी फ्रॉम द फाइनेंसर, फिर वो फाइनेंसर से कम फॉर अ डिफर प्राइस, ठीक है ना। वो परचेज का वो वही कमोडिटी फिर वो फाइनेंसर से क्या करेगा, परचेज करेगा फॉर अ डिफर प्राइस। डिफर प्राइस का मतलब है कि फ्यूचर में उसकी पेमेंट होगी। इस पोजीशन ओवर द कमोडिटी इन द फर्स्ट टर्न। अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट जो है कमोडिटी का जो फर्स्ट इंस्टेंस है वो पोजीशन है, उसके बाद पोजीशन आ गई। एन इज इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट ऑफ हिज फाइनेंसर, इन दिस कैपेसिटी ही इज ओनली अ ट्रस्टी। अब यहाँ पर इस कैपेसिटी के लिहाज से वो क्या बन जाता है, ट्रस्टी। व्हाइल द ओनरशिप इज इन द फाइनेंसर एंड रिस्ट ऑफ द कमोडिटी इज आल्सो बोर्न बाय हिम एज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ओनरशिप, ठीक है ना। जब आप कमोडिटी को खरीदते हैं, ठीक है, जब तक कि वो सेल ना करे तो उसकी रिस्क ओनरशिप जो होती है वो आपकी जिम्मे होती है। बट व्हेन द क्लाइंट परचेज द कमोडिटी, जब क्लाइंट परचेज करता है कमोडिटी फ्रॉम हिज फाइनेंसर, द ओनरशिप एज वेल एज द रिस्क इज ट्रांसफर टू द क्लाइंट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो ओनरशिप और जो रिस्क होता है उस कमोडिटी से रिलेटेड जो रिस्क होती है वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट की तरफ क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फीचर को डिफाइन कर रहा था, 6 फीचर को डिफाइन कर रहा था, ठीक है ना। 6 फीचर की एक्सप्लेनेशन थी। 7 में हमारे पास फीचर क्या है, एज मेंशन अर्लियर द सेल कैन नॉट टेक लेस अनलेस द कमोडिटी कमिंग टू इज पोजीशन ऑफ द सेलर, but the seller can promise to sell even when the commodity is not in his position. The same rule is applicable in मुराबिया, ठीक है ना। पहले हमने बयान किया कि आपकी जो भी सेल करते हैं, ठीक है ना, सेल तब तक नहीं हो सकता जब तक कमोडिटी आपकी पोजीशन, सेलर की पोजीशन में नहीं आता, जो कमोडिटी को सेल करता, ठीक है ना, सही है। ये बट कहते हैं द सेलर कैन प्रॉमिस टू सेल इवन व्हेन द कमोडिटी इज नॉट इन हिज पोजीशन, ठीक है। अगर वो मतलब ये कि वो सेल कर सकता है लेकिन उसकी पोजीशन में नहीं है तो फिर वो मुराबिया के फीचर को डिफाइन नहीं करता। 8 में क्या है, इन द लाइट ऑफ द अफोरमेंशनड प्रिंसिपल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन यूज मुराबिया एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग बाय एडॉप्शन द फॉलोइंग प्रोसीजर। अब यहाँ तक जो हमने मुराबिया के फीचर्स को पढ़े, इसकी बेस पे हम मुराबिया को अकॉर्डिंग टू शरिया और अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्कॉलर के मुराबिया एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसीजर के तहत। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर फर्स्ट, द क्लाइंट एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, साइन एन ओवरऑल एग्रीमेंट। जो क्लाइंट होगा और जो इंस्टीट्यूशन होगी, सेलर होगा और एक बायर है, ठीक है। जो क्लाइंट इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, ओवरऑल एग्रीमेंट को साइन करेगा, वेयर बाय द इंस्टीट्यूशन प्रॉमिस टू सेल, जिसमें इंस्टीट्यूशन सेल प्रॉमिस करता है कि टू सेल द कमोडिटी, एंड द क्लाइंट प्रॉमिस टू बाय द कमोडिटी, और उसमें क्लाइंट क्या करेगा, प्रॉमिस करेगा वो उस कमोडिटी को परचेज करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एन एग्रीड रेशियो ऑफ द प्रॉफिट एडिड टू द कॉस्ट, और साथ साथ उसमें उस कमोडिटी की कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट और साथ एग्रीड रेशियो ऑफ द प्रॉफिट भी डिफाइन होगा इस एग्रीमेंट में। दिस एग्रीमेंट में भी may specify the limit up to which the facility may be avail। अब इसमें यहाँ पर क्या है, इसमें लिमिट फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या फैसिलिटी जो अवेल कर सकते हैं, उस फैसिलिटी को अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड द क्लाइंट क्या होंगी, पहले से डिफाइंड होंगी और साइंड होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, इज अ मोड ऑफ फाइनेंस बन जाता है। सेकेंड क्या है, व्हेन द स्पेसिफिक कमोडिटी इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, द इंस्टीट्यूशन अपॉइंट द क्लाइंट एज हिज एजेंट फॉर परचेजिंग द कमोडिटी ऑन इट्स बिहाफ एंड द एग्रीमेंट ऑफ द एजेंसी इज साइंड बाय बोथ पार्टीज, ठीक है ना। अब एक स्पेसिफिक कमोडिटी, एक कस्टमर होते हैं, उसको स्पेसिफिक कमोडिटी रिक्वायर्ड होती है, तो इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है, किसी क्लाइंट को एज ए एजेंट क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, जो उसके लिए उस कमोडिटी को परचेज करे उसके बिहाफ पे,
ठीक है, और साथ साथ उसमें एग्रीमेंट ऑफ एजेंसी जो होती है इज साइन बाय बोथ पार्टी, दोनों पार्टीज की तरफ से वो एग्रीमेंट क्या होगा, साइन किया जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ फाइनेंसिंग के लिए मुराबिया एज अ मोड ऑफ फाइनेंस जरूरी है। थर्ड रीजन, थर्ड फीचर, द क्लाइंट परचेज द कमोडिटी on behalf of the client, the purchase the commodity on behalf of the institution and take a position as an agent of the institution। जो इंस्टीट्यूशन जिस क्लाइंट को एज ए एजेंट, ठीक है, हायर करता है और फिर वही क्लाइंट जो होता है कमोडिटी परचेज करता है ऑन बिहाफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और फिर उसके साथ उसके पोजीशन जो होगा, यानी कि उस कमोडिटी की पोजीशन भी अपने साथ रखता है एज ए एजेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो अपने साथ उस कमोडिटी का क्या होगा, अपने साथ पोजीशन रखेगा। ठीक है ना, जिस कमोडिटी को उसने एज ए एजेंट परचेज किया होता है। फोर्थली, द क्लाइंट इन्फॉर्म द इंस्टीट्यूशन डेट ही परचेज द कमोडिटी। फिर क्लाइंट क्या करेगा उसके बाद, जब वो कमोडिटी परचेज कर लेता है, वो अपने साथ पोजेस कर लेता है, तो क्लाइंट अपनी इंस्टीट्यूशन को जिसके साथ वो एग्रीमेंट कर चुका होता है उसको इन्फॉर्म करेगा डेट ही परचेज द कमोडिटी ऑन हिज बिहाफ। उसने कमोडिटी परचेज कर लिया, एट द सेम टाइम मेक एन ऑफर टू परचेज इट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और उसी टाइम वो इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑफर भी करता है सेल करने के लिए। फिफ्थली क्या होता है, इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट द ऑफर, इंस्टीट्यूशन उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है एंड सेल आर कंक्लूडेड, और सेल जो होती है सेल कंक्लूड हो जाता है, वेयर द ओनरशिप एज वेल एज रिस्क ऑफ द कमोडिटी ट्रांसफर टू द। फिर यहाँ पर क्या होगा, क्लाइंट ने जो कमोडिटी परचेज की होती है, ठीक है, उसकी ओनरशिप और उस कमोडिटी जो होती है रिस्क ऑफ द कमोडिटी वो क्लाइंट को ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस हैं मुराबा कैन बी यूज एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग। ऑल दीज 5 स्टेजेस आर नेसेसरी टू इफेक्ट वैलिड मुराबा। अगर ये तमाम 5 फीचर्स इसमें स्टेजेस को फॉलो किए जाएँ तो ये वैलिड मुराबिया बन जाती है। इफ द इंस्टीट्यूशन परचेज द कमोडिटी डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लायर विच इज़ प्रेफरेबल, इट डज नॉट नीड एनी एजेंसी एग्रीमेंट। ठीक है ना, अगर वो किसी सप्लायर से डायरेक्टली कमोडिटी परचेज करता है, ठीक है, तो फिर उसमें एजेंसी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। इन दिस केस द सेकंड फेज विल बी ड्रॉप, फिर सेकंड फेज ड्रॉप हो जाएगा। एंड द थर्ड स्टेज, द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ विल परचेज द कमोडिटी फ्रॉम द सप्लायर एंड फोर्थ फेज विल रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, टू मेक एन ऑफर फॉर द क्लाइंट। सही है ना, फिर वो क्या होगा, मतलब वो थर्ड फेज, उसमें सेकंड फेज खत्म हो जाएगा। थर्ड फेज के मुताबिक इंस्टीट्यूशन वो कमोडिटी को सप्लायर से डायरेक्टली परचेज करता है, खुद परचेज करता है, और फोर्थ स्टेज के मुताबिक वो भी रिस्ट्रिक्टेड टू मेक ऑफर फॉर द क्लाइंट। ठीक है, तो वो क्लाइंट को वो क्या कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज दैट द कमोडिटी मस्ट रिमेन इन द रिस्क ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर क्या है एसेंशियल एलिमेंट, ये कि वो ट्रांजेक्शन जो वो कमोडिटी परचेज कर रहा है उसका रिस्क होगा, वो क्या होगा, इंस्टीट्यूशन पर रहेगा ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द थर्ड एंड फिफ्थ स्टेज। जब तक कि थर्ड और फिफ्थ स्टेज ना हो तब तक वो क्या होगा, उसकी रिस्क होगा वो इंस्टीट्यूशन पर, इंस्टीट्यूशन के पास रहेगी, यानी इंस्टीट्यूशन के रहेगा, वो अभी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है कि इसी को एक्सप्लेन करें कि दिस इज द ओनली फीचर ऑफ मुराबिया विच कैन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन। जिस तरह हम इंटरेस्ट बेस्ड कोई ट्रांजेक्शन, जिस तरह आप बैंक से लोन लेते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है ना, तो ये फीचर्स जो होते हैं मुराबिया की, ये फीचर जो होते हैं उसको इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन से डिफर करता है। हियर फॉर इट मस्ट बी ऑब्जर्व ड्यू टू डिलिजेंस एट ऑल कॉस्ट, अदरवाइज मुराबिया ट्रांजेक्शन बिकम इनवैलिड। जब तक कि उसमें तमाम कॉस्ट माल शामिल ना हो तो हम कह सकते हैं कि मुराबिया क्या होगा, अकॉर्डिंग टू शरी वो इनवैलिड का कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, बेसिक फीचर में हमारे पास 9 फीचर। इट इज आल्सो नेसेसरी कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ द मुराबिया दैट कमोडिटी इज परचेज फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, कि कमोडिटी क्या हो, थर्ड पार्टी से परचेज ऑफ कमोडिटी फ्रॉम द क्लाइंट हिमसेल्फ। ठीक है ना, कमोडिटी जो परचेज होगा क्लाइंट जो होगा खुद भी परचेज कर सकता है। ऑन द बाय बैक एग्रीमेंट इज नॉट अलाउड इन शरिया। ठीक है ना, बाय बैक एग्रीमेंट उसमें अलाउड होता है, ठीक है, शरिया। दस मुराबिया बेस ऑन बाय बैक एग्रीमेंट इज नथिंग। अगर बाय बैक एग्रीमेंट के बेस पे मुराबिया को परचेज किया जाता है, मुराबिया को यूज़ किया जाता है, तो वो नथिंग है मोर देन इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन, मतलब जिस तरह फिर वो इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन की तरह होगा। ठीक है, 10 में क्या है, द अबव मेंशन प्रोसीजर ऑफ मुराबिया फाइनेंसिंग इज अ कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन वेयर द पार्टीज इन्वॉल्व हैव डिफरेंट कैपेसिटी डिफरेंट स्टेजेस। तो ये कम्प्लेक्स प्रोसीजर बन जाता है, ठीक है, जिस पर जिसमें डिफरेंट कई पार्टीज जो होती हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस में। सही है, तो उसमें स्टेजेस को डिफाइन कर रहेगा। अगर डिफरेंट स्टेजेस होंगे, डिफरेंट पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, तो फर्स्ट स्टेज में कहते हैं, एट फर्स्ट स्टेज द इंस्टीट्यूशन इन द इकोनॉमिक्स प्रॉमिस टू सेल एंड परचेज द कमोडिटी इन द फ्यूचर। ठीक है, जिस इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लॉमेंट क्या करेगा, वो प्रॉमिस करता है कि की स्पेसिफिक कमोडिटी को सेल और परचेज किया जाएगा फ्यूचर में। दिस इज नॉट एन एक्चुअल सेल, इट इज़ जस्ट अ प्रॉमिस। ये एक प्रॉमिस होगा यहाँ पे, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज में जो होता है ये एक प्रॉमिस होगा टू इफेक्ट अ सेल इन अ फ्यूचर, जो फ्यूचर में वो सेल ₹0 होगा इन ऑन मुराबिया बेसिस।
Thus, at this stage, the relevant relation between institution and the client is that promisor and promisee. ठीक है ना. तो यहाँ पर एक प्रॉम एग्रीमेंट कहते हैं इस स्टेज में जो होगा इंस्टीट्यूशन एक प्रॉमिसर होगा और जो होगा क्लाइंट इज अ प्रॉमिस पे करेगा, परफॉर्म करेगा. फिर सेकंड स्टेज होगा द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज इज डेट ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट. सेकंड स्टेज फिर इसके जो जिनका जो रिलेशन होगा वो प्रिंसिपल और एजेंट बन जाएगा. थर्ड स्टेज में द रिलेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशन सप्लायर इज डेट ऑफ द बायर एंड सेलर. फिर थर्ड स्टेज में जो जब कमोडिटी की पोजीशन आ जाएगी फिर वो बायर और सेलर बन जाएंगे. और फोर्थ और फिफ्थ स्टेज द रिलेशन ऑफ द बायर एंड सेलर कम इनटू ऑपरेशन between the institution and the client, and since the sale is effected on deferred payment basis, the relation of the debtor and creditor also emerge between them simultaneously. समझ नहीं. फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में जो होता है फिर वही रिलेशन बायर और सेलर जो होता है कम इनटू ऑपरेशन प्रैक्टिकल आ जाता है बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड क्लाइंट के दरमियान. यानी कि इंस्टीट्यूशन क्या होगा, क्लाइंट क्या होगा, बायर हो जाता है, इंस्टीट्यूशन सेलर बन जाएगा और सेल इज इफेक्टेड ऑन डिफर पेमेंट बेसिस. ठीक है, सही है. फिर मुराबिया के बेस पे जो होता है वो सेल किया जाएगा. द रिलेशनशिप ऑफ द डेब्टर एंड क्रेडिटर, जिस तरह डेब्टर और क्रेडिटर आल्सो इमर्ज बिटवीन, इसमें भी मर्ज हो सकते हैं. ऑल दिस कैपेसिटी मस्ट केप्ट इन माइंड एंड मस्ट कम इनटू ऑपरेशन विद ऑल द कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट each of its relevant stage, and these different stages should never be mixed up or confused with each other. ठीक है ना. तो ये तमाम स्टेजेस जो होती है मुराबिया एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग जब आप करते हो तो उसको आप फॉलो करते हो और इसी के तो तमाम पॉइंट्स को ऑपरेशन स्टेजेस को आप जहन में रखते हो. ठीक है. 11th स्टेज में है कि द इंस्टीट्यूशन में आस्क द क्लाइंट टू फर्निश अ सिक्योरिटी. ठीक है, टू इट्स सेटिस्फैक्ट्री फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ द डिफर प्राइस. ठीक है, अगर मुराबिया यूज़ किया जाता है फिर ऑन डिफर प्राइस होगा, बाद फ्यूचर प्राइस होगा, तो फिर इंस्टीट्यूशन जो होगा अपने क्लाइंट से अपनी पेमेंट की प्रॉम्प्ट पेमेंट की सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकता है, मतलब टू फंड सिक्योरिटी या सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ सिक्योरिटी में रख सकता है. ही में आल्सो आस्क हिम टू साइन अ प्रोमिसरी नोट. साथ साथ वो ये भी कह सकता है वो प्रोमिसरी नोट उससे साइन कर सकता है और बिल ऑफ एक्सचेंज भी साइन कर सकता है. बट इट मस्ट बी आफ्टर द एक्चुअल सेल. लेकिन ये तब होगा जब एक्चुअल सेल होगा, एक्चुअली सेल होगा. ठीक है ना. डेट इज़ एट द फिफ्थ स्टेज, जो नॉर्मली अबाउट द फिफ्थ स्टेज जिस तरह फिफ्थ स्टेज में किया जाता है. ठीक है, तो उसके बाद ये तमाम सिक्योरिटी जो होती है इंस्टीट्यूशन अपने क्लाइंट से ले सकता है. द रीजन इज डेट द प्रोमिसरी नोट इज साइंड बाय द डेब्टर इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर, बट इन रिलेशन ऑफ द डेब्टर एंड क्रेडिटर बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड द क्लाइंट बिकम ओनली एट द फिफ्थ स्टेज वेयर अपॉन द एक्चुअल सेल टेक प्लेस बिटवीन देम. ठीक है ना. तो प्रोमिसरी नोट जो होता है वो साइन होता है डेब्टर की तरफ से इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर. यहाँ पर डेब्टर एंड क्रेडिटर जो होता है कौन होगा, इंस्टीट्यूशन एंड क्लाइंट होगा. ठीक है, और वो तब स्टार्ट होगा जब फिफ्थ स्टेज की बेस पे सेल एक्चुअल सेल अकर होगा. ठीक है. 12 में कहते हैं इन द केस ऑफ डिफ़ॉल्ट बाय द बायर इन द पेमेंट ऑफ द प्राइस. ठीक है, अगर जो बायर होता है क्लाइंट होता है वो पेमेंट डिफ़ॉल्ट करता है. ठीक है, एट द ड्यू डेट. ठीक है ना, जो डेट डिफाइन होती है द प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज नहीं होगा. However, if he has undertaken the agreement to pay an amount for the charitable purpose as mentioned in para 7 of the rule of the biomodule. Biomodule यही कहते हैं इसको particular sale on the defer price, यानी कि डिफर पेमेंट पर जब आप करते हो. ठीक है, तो वो biomodule कहलाता है. ठीक है ना, मतलब ये जिस जब आप स्पॉट प्राइस की बजाय करंट पेमेंट की बजाय आप फ्यूचर में कोई पेमेंट करते हो स्पेसिफिक कमोडिटी की स्पेसिफिक सेल की, तो वो बाय मॉडल कहलाता है. ही शैल बी लायबल टू पे अमाउंट अंडरटेकन बाय हिम, बट अमाउंट सो रिकवर्ड फ्रॉम द बायर शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द सेलर द फाइनेंसर. ही इज बाउंड टू स्पेंड इट फॉर चैरिटेबल पर्पस ऑन बिहाफ ऑफ द बायर. ही विल एक्सप्लेन. ये इसकी थर्ड सेकंड फीचर है, इसको फिर आगे हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक फीचर ऑफ द मुराबिया फाइनेंसिंग की थी, जिसकी बेस पे हम मुराबिया एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग अकॉर्डिंग टू शरिया स्कॉलर जो होते हैं कैन बी ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं, बट इफ दे फॉलो द स्पेसिफिक कंडीशन एंड स्पेसिफिक स्टेजेस. ठीक है ना, सही है. तो इसको आप लोग रीड कर लो इंशाल्लाह. उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ चुके हो. थैंक यू वेरी मच.